नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल कुमार जी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ हमने इस सफ़र की शुरुआत रसिया यूक्रेन संकट से की है। आप हालिया दिनों में वर्ल्ड वार 3 का खतरा विश्व पर मंडराने की बात सुनते आ रहे होंगे। ऐसे में वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के समय की परिस्थितियां और उसके असर को समझना ज़रूरी हो जाता है। जाहिर है इनके बारे में कई सारी जानकारी आपको पहले से है और आज हम आपके बीच आपके साथ एक नज़र वर्ल्ड वार फर्स्ट की ओर करते हैं। वार फर्स्ट जो है वह 1914 से 1918 के बीच एक व्यापक समय अंतराल के बीच लड़ा गया। यह युद्ध जो है यूरोप से शुरू होकर अफ्रीका और एशियाई महाद्वीपों में भी फैला। जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं का इस युद्ध में इस्तेमाल हुआ और युद्ध के प्रसार और इसके व्यापक असर को देखते हुए ही इस युद्ध को द ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहा गया और इसकी संभावना जाहिर की गई कि आने वाले 100 वर्षों में इस प्रकार का युद्ध देखने को फिर नहीं मिलेगा। हालांकि ये अलग बात है कि अगले कुछ ही समय के पश्चात दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध का सामना किया। आइए विश्व युद्ध प्रथम के दौरान की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली यह 2 धड़ों के बीच लड़ा गया, जिसमें पहले धड़े जो थे वह सेंट्रल पावर के नाम से जाना गया और दूसरा धड़ा जो था वह एलाइड पावर के नाम से। अब सेंट्रल पावर में जो प्रमुख देश थे, पहला देश जर्मनी था, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरा प्रमुख देश टर्की था। टर्की उन दिनों ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर जो प्रमुख देश थे वह पहला जो था फ्रांस था, दूसरा ब्रिटेन, और तीसरा रसिया। चौथा एक और प्रमुख देश यूएसए इस युद्ध में बाद में शामिल हुआ, जब 1917 में एक तरह से कह सकते हैं कि जर्मनी द्वारा बाई एक्सीडेंटली एक व्यापारिक जहाज को डुबो दिया गया, जिसमें यूएसए के कई नागरिक मारे गए। अब यूएसए ने युद्ध से अपनी तटस्थता नीति को त्याग कर दूसरे पक्ष का साथ दिया। एक महत्वपूर्ण घटना उसी वर्ष होती है, एक और जहां यूएसए इस युद्ध में इंटर करता है, वहीं रसिया इस युद्ध से एग्जिट हो जाता है। रसिया इस युद्ध से क्यों एग्जिट होता है, तो वहां 1917 में एक महान साम्यवादी क्रांति की घटना घटित हुई, जिसमें शासन सरकार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और जनता का रूस की सरकार पर भारी दबाव था युद्ध से बाहर निकलने के लिए, और रसिया ने ऐसा किया भी। अब विश्व युद्ध जैसी बड़ी घटना जाहिर है किसी एक कारण से तो हुआ नहीं होगा, इसके कई सारे कारक थे जिसने मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें दुनिया को इस प्रकार का युद्ध देखने को मिला। पहला जो महत्वपूर्ण कारक था वो था साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा। इनमें से एक और की देश जो थे इस दौर में पहले से शामिल थे और इनके कई सारे उपनिवेश एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिकी महाद्वीप में भी फैला हुआ था। अब दूसरी ओर जर्मनी और इटली जैसे जो नए सशक्त राष्ट्र हुए, तो वो भी अपने उपनिवेश की मांग करने लगे। तो इस प्रकार इन देशों के मध्य जो है वह टकराहट होना तय हो गया था। ऐसी परिस्थिति में दूसरा फैक्टर जो आता है वह सैन्यवाद का फैक्टर आता है। अपने अपने देश के सैनिकों को
सशक्त और आधुनिक करने का प्रयास निरंतर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कारक था गुटबंदी। एक युद्ध भरे माहौल में आपस में कई सारे मुल्क जो है वह गुप्त संधि कर रहे थे, और गुप्त संधि वाले उस दौर में जो मुख्य तौर पर दो गुट का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, उनमें से पहला गुट था ट्रिपल अलायंस। वहीं दूसरी ओर का गुट जो कायम हुआ था वह ट्रिपल एंटेंटे के नाम से। तो दोनों ही प्रकार के गुट नाम से ही जाहिर होता है यह तीन राष्ट्रों के मध्य हुआ होगा। ट्रिपल अलायंस में एक और जहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था, वहीं ट्रिपल एंटेंट में फ्रांस, ब्रिटेन और तीसरा मुल्क रसिया था। अब इस प्रकार के गुट का सीधा अर्थ यही था कि इसमें से किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में अन्य देश उसकी सहायता के लिए युद्ध के मैदान में आ जाते। ऐसे युद्धक माहौल और अविश्वास भरे माहौल में एक तात्कालिक घटना घटित होती है 28 जून 1914 ईस्वी को, और जिसको कि आप सेराजेवो हत्याकांड के नाम से जानते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड उन दिनों बोस्निया के सेराजेवो नामक स्थल पर भ्रमण पर गए थे, और वहीं उनकी हत्या कर दी जाती है सर्वस्लाव आंदोलन के नेता द्वारा। सर्वस्लाव आंदोलन के नेता गैब्रिलो प्रिंसेप द्वारा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। अब सर्वस्लाव आंदोलन क्या है? दरअसल सर्वस्लाव आंदोलन बाल्कन क्षेत्र में चल रहा था, जिसमें एक विशेष प्रकार के नस्ल और संस्कृति वाले लोग एकीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, और यह क्षेत्र ज़्यादातर ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और टर्की साम्राज्य के अधीन आता था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा इस हत्याकांड का जवाब सर्बिया से मांगा जाता है। सर्बिया से इसलिए कि सर्वस्लाव आंदोलन का केंद्र उन दिनों सर्बिया ही बना हुआ था, और सही जवाब ना मिलने की स्थिति में ठीक एक महीने बाद सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा अटैक हो जाता है। यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और बाद की घटनाओं में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया पर अटैक करने पर सर्बिया का साथ देने रसिया आ जाते हैं, और संधि के शर्तों के तहत फ्रांस भी रसिया के साथ युद्ध के मैदान में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने आ जाते हैं। फ्रांस को सबक सिखाने के लिए जर्मनी उसकी ओर बढ़ता है, रास्ते की मांग के लिए बेल्जियम पर अटैक कर देता है। बेल्जियम से ब्रिटेन की संधि रहती है, साथ ही फ्रांस से भी। इस प्रकार ब्रिटेन भी युद्ध के मैदान में आ जाता है। कुछ समय पश्चात जापान ब्रिटेन का साथ देने आ जाते हैं, तो उस्मानिया जर्मनी का साथ देने आ जाता है। एक और महत्वपूर्ण देश बुल्गारिया सेंट्रल पावर की ओर से युद्ध के मैदान में होता है। हालांकि आरंभ में जर्मनी को कुछ बढ़त जरूर मिलती है, लेकिन बाद में मामला स्थिर हो जाता है। और वहीं यूएसए की जब युद्ध में एंट्री होती है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर भारी पड़ने लगता है, और 1918 से एक एक कर सेंट्रल पावर के देश ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की इत्यादि आत्मसमर्पण करना शुरू कर देते हैं। जर्मनी युद्ध में अकेला पड़ जाता है, और अंततः जर्मनी भी 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस तरह से युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और बाद की औपचारिकताएं जो है पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि के द्वारा पूरे किए जाते हैं। वर्साई की संधि के तहत हारने वाले मुल्कों पर, विशेषकर जर्मनी पर, कई सारे शर्त थोप दिए जाते हैं। एक और रोचक बात यह है कि इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी भागीदारी दी।
और ब्रिटिश आर्मी के तहत लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट इत्यादि मुल्कों में जाकर लड़े। 50,000 से अधिक की संख्या में शहीद भी हुए। भारतीय सैनिकों के जोशो खरोश को देखते हुए ब्रिटेन भी अचंभित हो गया था। इसमें 2 फैक्टर प्रमुख तौर पर काम कर रहे थे। एक तो ये कि हम भारतीय अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी निभाते हैं और हमारी निष्ठा उन दिनों ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी, और दूसरा जो फैक्टर था वो ये कि हम इस उम्मीद में भी थे कि विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन जो है हमें कई सारे संवैधानिक अधिकार और साथ ही स्वायत्तता प्रदान करेगा। हालांकि ये अलग बात है कि युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून ले आया, और जालियांवाला बाग हत्याकांड से तो आप परिचित हैं ही। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हमारा प्रयास सही लग रहा है तो इसे बढ़ाएं ज़रूर। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।